हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है सुप्रीम कोर्ट की जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट थी फैमिली लॉ के ऊपर 2020 में आई थी, वनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे, इसके फैक्ट डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या हेल्ड हुआ पॉइंट वाइज वो डिस्कस करेंगे। तो बनिए रहिए वीडियो के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये डिसाइड हुई थी 11 अगस्त 2020 को। 3 जजेस बेंच की जजमेंट थी। SLP नंबर 684 ऑफ 2016 था। इसमें जो रेलेवेंट प्रोविजन थी वो सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को डिस्कस किया गया था। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए, इसमें जो 2 जजमेंट थी डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, प्रकाश वर्सेस फुलावती 2015 की और मंगामल वर्सेस TB राजू 2018 की जो जजमेंट थी उनको ओवर रूल इस जजमेंट ने कर दिया था। तो सब्जेक्ट था फैमिली लॉ को पर्सनल राइट है, शेयर ऑफ डॉटर है, ये इसका जजमेंट का जो सब्जेक्ट था। अब रेशो डिसेंडेडी क्या था, इसमें की जो रैशनल था बिहाइंड सीजन क्या था, क्या लॉजिक था। सिंस द राइट इन कोपार्सनरी इज बाय बर्थ, तो जो कोपार्सनरी का राइट है वो बाय बर्थ है, तो इसीलिए नेसेसरी नहीं है कि जो फादर कोपार्सनर है वो जीवित हों एट द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2005। उनका जीवित होना अमेंडमेंट के टाइम पे जो 2005 में अमेंडमेंट हुई थी वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो कोपार्सनरी राइट है वो बाय बर्थ राइट है। फैक्ट क्या है इस केस में जो इंटरप्रिटेशन थी सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो अमेंड हुआ था 2005 में, उसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया था। रीजन बीइंग कि लार्जर बेंच को रीजन रेफर करने का था कि सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच की 2 कन्फ्लिक्टिंग वर्डिक्ट थे, जिसकी वजह से इसको लार्जर बेंच को रेफर किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 2 केसेस थे, प्रकाश वर्सेस फुलावती एंड द नामा एलियस सुमन और सुरपर वर्सेस अमर। तो ये 2 जजमेंट थी जो कन्फ्लिक्टिंग व्यू आपस में देती, तो उसकी वजह से ये जो जजमेंट है ये लार्जर बेंच को रेफर की थी। तो 3 जजेस बेंच ने इसको जो डिसाइड किया 2020 में। अब देखते हैं कि प्रकाश वर्सेस फुलावती में केस ने क्या हेल्ड किया कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्शन 6 है इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से नहीं है, ये बैकडेट से एप्लीकेबल नहीं होता। इट अप्लाइज व्हेन बोथ द कोपार्सनर्स एंड हिज डॉटर वर अलाइव ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसके लिए जरूरी है कि जो कोपार्सनर है या उसकी डॉटर है वो कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2005 के टाइम पे जीवित हो, तो ये प्रोविजन सेक्शन 6 की लागू होती है। ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से है। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। तो कोर्ट ने फर्दर ओपिनियन दिया कि जो प्रोविजन है एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 क्लॉज 5 के साथ जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो प्रोविजन है वो रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए जो पार्टीशन है वो पार्टीशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा डिक्री होनी चाहिए। और इसमें जो स्टैट्यूटरी नोशनल पार्टीशन है जो सक्सेशन के ऊपर ओपन होती थी, जब सक्सेशन होता तो स्टैट्यूटरी नोशनल पार्टीशन जो होती थी उसकी कोई एप्लीकेशन इसमें नहीं है, जैसे कि अनअमेंडेड जो सेक्शन 6 ओरिजिनल सेक्शन 6 था उसमें दी गई थी। तो स्टैट्यूटरी नोशनल पार्टीशन की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो नोशनल स्टैट्यूटरी पार्टीशन है वो अफेक्ट की जाती है कि डिसीज्ड का जो शेयर है, डिसीज्ड को पार्सन है उसका शेयर को डिटरमिन करने के लिए की जाती है। ये ना तो कवर होती है अंडर द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 6 क्लॉज 1 की प्रोवाइजो में कवर होती है, ना सेक्शन 6 क्लॉज 5 और उसकी एक्सप्लेनेशन में ये कवर होती है। तो जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है वो इन एप्लीकेबल है टू द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा पार्टीशन होती है उसके ऊपर ये इन एप्लीकेबल है। तो ये प्रोविजन है, ये प्रोस्पेक्टिव है। जो सेक्शन 6 है ये प्रोस्पेक्टिव है, इट मीन्स ये उसी डेट से एप्लीकेबल होता है जिस डेट से होंद में आया है। ये रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन इसका नहीं है। तो जो सेम ही लॉजिक था जो प्रकाश फुलावती में दिया गया उसको मंगामल वर्सेस TB राजू के केस में 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सेम लॉजिक लगा के इसको अपहेल्ड किया। तो उसके बाद जो कॉन्ट्रेरी थी जजमेंट वो था द नामा के केस की जजमेंट थी। इस कोर्ट में हेल्ड किया कि जो अमेंडेड प्रोविजन है सेक्शन 6 की वो डॉटर को पार्सनर के ऊपर पूरे राइट देती है। एनी को पार्सनर इंक्लूडिंग ए
डॉटर, कोई भी को पार्टनर और जिसमें डॉटर भी शामिल है, वो पार्टीशन क्लेम कर सकती है को पार्टनरी प्रॉपर्टी में। इस केस में फादर डाई था, उसके पीछे 2 उसकी बेटियां थी, 2 बेटे थे और एक विडो थी। को पार्टनर जीवित नहीं था जब ये सेक्शन था वो अमेंड हुआ था, सब्स्टिट्यूट हुआ था सेक्शन 6 2005 में। तो कोर्ट ने जो डॉटर, सन और विडो को इनको 1/5 शेयर था वो ग्रांट किया। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्गूमेंट किया गया ऑन द यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो डॉटर है वो को पार्टनर का राइट दिया गया है, ये इक्वलिटी जो बेटों के साथ इक्वलिटी है उसको लेके दिया गया है, और इसको एक्सक्लूड करना डॉटर के राइट को पार्टनरी से, ये डिस्क्रिमिनेशन है और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो जो अमेंडमेंट 2005 की अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव बट प्रोएक्टिव इन ऑपरेशन है। इट enables the daughter to exercise their right co-partnership right on the commencement of the amendment of the act. Even though the right of a co-partner accrued to the daughter by birth, co-partner is a birthright. तो ये birthright है, जो को-पार्टनर का राइट है डॉटर के लिए ये बाय बर्थ राइट है। तो डिसीजन है जो प्रकाश वर्सेस फुलावती का, देयर शुड बी ए लिविंग डॉटर ऑफ ए लिविंग को-पार्टनर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट फेज टू अप्रिशिएट द को-पार्टनरी राइट बाय बर्थ। तो प्रकाश वर्सेस फुलावती की जो जजमेंट है इसने इस चीज़ को नहीं कंसीडर किया कि जो को-पार्टनरी राइट है वो बर्थ राइट है। तो इसके लिए इसके लिए जो को-पार्टनर फादर है उसका जीवित होने की नेसेसिटी नहीं है। अब कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया जो पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट की जो प्रोविज़न है सेक्शन 6 की, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की, वो कन्फर करती है को पार्टनर के राइट हैं डॉटर के ऊपर, जो बिफोर और आफ्टर द अमेंडमेंट थी वो पैदा हुई थी, इन द सेम मैनर एज सन विद द सेम राइट एंड लाइबिलिटी। जो सेक्शन सब्स्टिट्यूट सेक्शन 6 है जो 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया, वो सेम ही राइट डॉटर को भी देता है, लाइबिलिटी भी डॉटर को देता है, जैसी राइट एंड लाइबिलिटी है वो सन को दी जाती है। तो जो दूसरा पॉइंट है, द राइट कुड बी क्लेम्ड बाय डॉटर बॉर्न अर्लियर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट विद सेविंग एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 क्लॉज 1 एज टू द डेपोजिशन, एलिनेशन, पार्टीशन और testamentary deposition which had taken place before the date on which the Hindu Succession Amendment Bill 2004 was introduced in the राज्य सभा। तो जो राज्य सभा में 2004 से पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले जो क्लेम कर सकती है डॉटर पार्टीशन का अपना राइट है वो क्लेम कर सकती है, रिस्पेक्ट कि उसके लिए जो उससे पहले कोई अमेंडमेंट है, उसके पहले कोई पार्टीशन, एलिनेशन या डिपोजिशन हो चुकी है, उसके बावजूद भी वह अपना जो राइट है डॉटर वो क्लेम कर सकती है। सिंस द राइट इन को पार्टनरी वाज बाय बर्थ, जो राइट है को पार्टनरी का वो बर्थ है, बर्थ राइट है। इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट द फादर को पार्टनर शुड बी लिविंग ऑन एज ऑन डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट। क्योंकि ये राइट है बाय बर्थ राइट है, तो इसीलिए फादर का कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट पे जीवित होना नेसेसिटी नहीं है। अब जो कोर्ट ने 4th पॉइंट हेल्ड किया कि जो स्टैट्यूटरी फिक्शन है पार्टीशन की जो क्रिएट की थी प्रोवाइजो ने सेक्शन 6 की हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में ओरिजिनली इनेक्ट हुआ था, did not bring about the actual partition or disruption of the core parsonage property। तो वो एक्चुअली पार्टीशन या डिसरप्शन ऑफ द core parsonage property नहीं क्रिएट करता था। द फिक्शन वाज ओनली, जो फिक्शन था, स्टैट्यूटरी फिक्शन था, वो सिर्फ उसका पर्पज इतना था कि जो शेयर है डिसीज का को पार्टनर का, जैसे कि वो फीमेल, द पर्पज शेयर ऑफ डिसीज को वाज he was survived by female heir class 1 as specified in the schedule 1 of the act or male relative of such female। जैसे उनके जो क्लास 1 के फीमेल सर्वाइव थे और उसके बाद जो मेल रिलेटिव थे सच फीमेल के, जैसे उनके सिर्फ एक शेयर को असर्टन करने के लिए, शेयर को डिटरमिन करने के लिए ये यूज होता था। फिक्शन था, जो फिक्शन था स्टैट्यूटरी फिक्शन था। द प्रोविजन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 6 वर required to be given full effect, notwithstanding that a preliminary decree has been passed, the daughter were to be given the share in co-partnership equal to that of a son pending proceeding for final decree or in appeal।
तो जो डॉटर का राइट है वो एज इट ही है इंस्पेक्ट ऑफ की वो प्रीमरली डिग्री है वो पास हो चुकी है, जिसमें डॉटर को कोपार्सनरी के तौर पे भी राइट दिया गया है। तो जो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इन द व्यू ऑफ ए रिगर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्सप्लेनेशन जो अटैच की गई है सेक्शन 6 क्लॉज 5 के साथ, उसमें जो ऑरल प्ली ली गई है कि ऑरल पार्टीशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नहीं है पार्टीशन का, क्योंकि वो ड्यूली रजिस्टर्ड डीड के द्वारा नहीं है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हो या डिक्री ऑफ कोर्ट हो। तो इसके लिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उसमें ऑरल पार्टीशन है वो मानी जा सकती है अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ या पार्टीशन जो फाइनली कुछ ऐसे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ दी जाती है, तो जो ऑरल पार्टीशन है उसको माना जाएगा फाइनली एविंस्ड इन द सेम मैनर, वो इसी तरह हो जाएगी जैसे कि कोर्ट की डिग्री हुई है और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सिर्फ प्ली की एक ऑरल पार्टीशन हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको रिजेक्ट किया जाएगा स्ट्रेट वे अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ या पब्लिक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ नहीं है, क्योंकि बहुत से केसेस में जो फैमिली अरेंजमेंट होते हैं वो ऑरली होते हैं, उसमें ऑरली पार्टीशन की जा सकती है, तो उस ऑरली पार्टीशन वो एक्सेप्टेबल है, बट वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ सपोर्टिंग हो या अदर रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ सपोर्टिंग हो, तो स्ट्रिक्ट प्रोविजन की ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या डिक्री ऑफ कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, ये नहीं है। तो ये हमारी थी जो जजमेंट थी। होप आपको सभी को ये समझ आई होगी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को